Good afternoon, children. Very, very good afternoon. Happy Guru Purnima. Not Guru Purnima, happy Kartik Purnima, Guru Nanak Jayanti and all. God bless you. Welcome to our, as usual, intermediate first year हिंदी क्लास। बच्चों, तुमको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे पता नहीं लग रहा है, पर आज तो शायद छुट्टी होगी तुम लोगों को, तो तुम शायद मेरा क्लास बैठकर सुन भी रहे होंगे। तो आज मैं एक नया नॉन-टेल का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, शिक्षा। इसके बाद बच्चों तुम सर को भी एक बार रिक्वेस्ट कर सकते कि हम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, या मुझे बताओ, या सर को आकर भी तुम क्या तुम्हारी तकलीफ़ है, क्या कठिनाई है, या तुम आकर मुझसे मिल सकते क्या, एक बार बताने की कोशिश भी करो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार हमारा इंटरेक्ट हो जा सकता है। तो आज मैं जो फर्स्ट नॉन-टेल का लेसन पढ़ा रही हूँ, शिक्षा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि शिक्षा जो श में फर्स्ट रस्व दीर्घ की मात्रा, जिसको तुम पहली मात्रा कहते हैं, वो शिक्षा, ये क्या है, एक एजुकेशन है। और जब दूसरी दीर्घ की मात्रा जब हम लिखते हैं, राइट हैंड से जब मात्रा लेते हैं, वो शिक्षा होती है पनिशमेंट। तो यहाँ पर पढ़ाई के बारे में बात कर रही हैं। और तुम्हारे जैसे एक लड़का है, उसका नाम है रविंद्र। तो रविंद्र को एक इच्छा थी कि वो IAS ऑफिसर बनकर अच्छा कलेक्टर बनना चाहता था, और उसके लिए उसने किन किन कठिनाइयों का सामना करके उस परीक्षा को पास किया है, ये बताया है। तो इस पाठ से तुमको ये शिक्षा मिल रही है, तुमको ये मैसेज मिल रहा है, तुमको ये लेसन मिल रहा है कि हमको कोई भी कठिनाई आने से जो तुम्हारा एम है, उस एम को, उस टारगेट को तुमको क्या है पार करने के लिए कितनी भी कष्ट करना पड़े, तुमको पार करके अपने एम को हासिल करना होगा, अपने आदर्श को हासिल करना होगा। ये शायद शिक्षा तुमको ये पाठ दे रहा है, और ये लेखक दे रहे हैं मनमोहन भाटिया, कि हमको जो भी हम लोग सोचते हैं उसको हमको दिल से कोशिश करने से वो काम होता है। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। तो हमेशा तुम कोशिश करते रहो, और तुम एक दिन जो कुछ भी सोच रहे हो उसमें तो सफल हो जाओगे। ये शायद इस पाठ का हमारे लिए शिक्षा या मैसेज है। मनमोहन भाटिया का जन्म सन 1958 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से बीकॉम और कैंपस लॉ सेंटर से LLB की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें बचपन से ही कहानियाँ लिखने में बड़ी रुचि है। भारत के कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में बड़ी दादी, ब्लू टर्बन, अखबारवाला, अहंकार, मोबाइल लत, लाइसेंस और शिक्षा प्रमुख है। प्रस्तुत कहानी शिक्षा अभिव्यक्ति कथा महोत्सव द्वारा पुरस्कृत की गई। इस कहानी में रविंद्र नामक बालक के माध्यम से शिक्षा का महत्व बताया है। एक तो शिक्षा का महत्व है बताया है, या एम, या हम जो मैसेज है उसको भी हम लोग शिक्षा, वो उस अर्थ से भी इसको हम लोग ले सकते हैं। थोड़ा मैं पढ़ूंगी बच्चों, बाद में इसको समझाने की कोशिश करूंगी। मुख्य राजमार्ग से कटती एक संकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। नहर पार जाने के लिए कच्चा पुल एकमात्र साधन है। जब नहर में अधिक पानी छोड़ा जाता है तब पुल टूट जाता है, और नाव से नहर पार गलत सेंटेंस है बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, मैं ठीक करके पढ़ती हूँ। और नाव से नहर पार किया जाता है। यह अस्थायी पुल जिसे नहर पार के गांव वाले खुद बनाते हैं। बरसात के महीने में भी अधिक पानी आ जाने पर टूट जाता है। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की सोची भी नहीं। अगर ये जो 4 या 5 लाइन जो मैंने पढ़ी है बच्चों, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे आंखों के सामने कौन सा इंसिडेंट आता है, कौन सी घटना आती है कि पिछले महीने में हमारे हैदराबाद में भी हम लोग देखते थे, टीवी में, न्यूज़ में, कभी कभी पेपर में भी डालते थे, पर न्यूज़ में हम लोग क्या करते थे, अपने आंखों से देखते थे कि लोग क्या करें, पुल पार कर रहे हैं, कोई फिसल गिर जाता है, कोई क्या कर रहे हैं कि गाड़ियों में बैठकर आ रहे हैं, कोई नाव में बैठ कर जा रहे हैं। तो ये कहानी भी उससे आज वो घटना घटी है, पर ये कहानी भी उसी प्रकार की है कि एक गांव था, उस गांव में संकरी यानी कि छोटा सा एक सड़क थी, और
और उस सड़क से एक नहर यानी कि छोटा सा नाला होता था, उस नाले को पार करके जाना पड़ता था। और वो नाला जो छोटा सा पुलिया जिसको कहते हैं, छोटा सा लकड़ी का तख्ता बनाकर पार करने के लिए सुविधा के लिए जो छोटा सा पुल बनाते थे, वो पुल इतना यानी कि लकड़ी का लोगों ने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि उनके क्या कहेंगे कि उनके सुविधा के अनुसार, उस पार करने के अनुसार। हम लोगों ने देखा ना कि टीवी में भी कि लोग कैसा पार कर जाते थे, कैसा एक को हाथ पकड़ के जाते थे वगैरह। तो यानी जो पुल अपनी सुविधा के लिए, रोड को पार करने के लिए, इस नहर को पार करने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का तख्ते से पुल बना था। और जब ज़्यादा बारिश होती है, जब बारिश का ज़्यादा जोर चल जाता है, तो पुल भी क्या होता है, टूटकर गिर जाता है। तो लोगों को क्या है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है, अपनी जान जोखिम में भी डालना पड़ती है। पर गाँव वाले इसको खुद बनाते थे, मगर सरकार, अब ये बात करें तो हम लोगों के सामने अपनी सरकार भी आती है। और उसी प्रकार से ऐसे कितने ही दुखद घटनाएं हमारे शहर में भी घटी है। तो हम लोग इसको एक बार से सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको अब आंखों से देखा है। पर ये घटना को सिर्फ हम लोग क्या करें, यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अब इसको पढ़ते समय हमारे मन में वो सारी जो दृश्य जो है आ जाता है। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की कोशिश नहीं की। गांव के पार गांव में गरीब परिवार की संख्या अधिक है। आधे छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले किसान हैं। खेत में किसान हैं। आजकल गांव भी जरा अच्छे हो गए बच्चों, पर उस ज़माने के जो गांव थे, उस ज़माने के बहुत पुराना ज़माना नहीं है, पर कुछ गांव कुछ वर्ष पूर्व, तो वहाँ पर उन लोगों को कई मील दूरों तक चलकर जाना पड़ता था। बच्चे अपने हाथ में बस्ता बैग टांग कर, थैली जिसको कहते हैं, उसका दो चार किताबें ठूस कर दौड़ते चले जाते थे। घर में कुछ खाने को मिला खा लेते थे, रास्ते में कुछ खाने को मिला के खेतों से जाकर, खेतों से कुछ मूली ककड़ी जो कुछ मिला उखाड़ कर खा कर चले जाते थे, क्योंकि ये गरीबी थी उन लोगों की। ये किसान के बच्चे थे, इनके बाबा किसान खेतों में काम करते थे, और ये बच्चे क्या करते थे, काम पर चले जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। मुसीबत का सामना करके क्या करते थे, आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। और कुछ गांव वाले अपनी जीविका के लिए दूध बेचे जाते थे, सामान लेकर जाते थे, उस पुल से होते हुए उनको जाना पड़ता था। गांव के गरीब परिवार की संख्या अधिक है। वहाँ गांव में गरीब लोग ही ज़्यादा रहते हैं। आधे छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले हैं, और आधे दूध बेचने का काम करते हैं। गाय भैंसे पाल रखी है, इसका दूध मुख्य राजमार्ग पर बसे मोटर से बेचने जाते हैं। आधे लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं। और आधे लोग क्या करते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं, डेयरी। तो दूध अपने गांव में जो गाय भैंसे का दूध निचोड़ते हैं, दूध लेकर क्या करते हैं, शहर को ले जाकर उसको बेचते हैं। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि पहले जब ट्रेन चलती थी, लोकल ट्रेन चलती थी, उसके अंदर से कई ग्वाले क्या करते थे, कैन में पकड़कर दूध लेकर आते थे। ऐसे बहुत दूर से नहीं, जैसे कि हमारे पास मेडचल है, बोलाराम है, यहाँ से लाकर क्या करते थे, हम शहर में बेचते थे। आजकल भी हम लोग देखते हैं कि कई दूध वाले क्या करते हैं, अपने साइकिल पर दूध लाकर लोगों के घर में डालते हैं। और जो कुछ लोग हैं जो क्या, आजकल तो डेयरी वगैरह है, वहाँ से भी दूध मिलता है, मिल जाता है। पर कुछ लोग अपनी जीविका के लिए, अपने ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए ये काम भी अभी भी कर रहे हैं। शिक्षा से गांव वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पढ़ाई के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देते थे। काम करना है, पेट कैसे पालना है, ये उनका एक मकसद रहता था। ऐसा लगता था कि नहर पार आधुनिक सभ्यता ने अपने पैर अभी तक नहीं रखे हैं। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है, जहां नहर पार गांव के बच्चे इसीलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है। गरीबी है बच्चों, तो बच्चे क्या करते थे, उस पुल को पार करके पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। आजकल तो बड़े बड़े कोऑपरेटिव स्कूल से, बड़े बड़े स्कूल से लोग, बस पैसा है और लोग मस्त पैसे भरकर, फीस भर कर अपने बच्चे, कुछ धनी लोग, अमीर लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं। पर जो गरीब लोग हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, और कुछ जो कहते हैं कि
हम पढ़ना चाहते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो घर में हमारे भाई बहनों को कौन देखेगा, या हमारे माँ बाप जब काम पर जाएंगे तो हमको देखने वाला कौन होगा, या हमारे छोटे छोटे भाई बहन को कौन देखेगा। अगर हमारे माँ बाप काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे पलेगा। तो ये लोग भी क्या करते थे, स्कूल में जाते थे, क्योंकि वहाँ पर इनको खाने के लिए एक वक्त का खाना मिलता था। हाँ, और दूसरी चीज़ हो सकती है कि शायद बच्चों वहाँ पर स्कूल में जब माँ बाप काम तक जाते हैं तो कम से कम बच्चे वहाँ पर कुछ देर तक सुरक्षित भी रह सकते हैं, प्रोटेक्ट रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस सब के बावजूद कुछ बच्चों पर सरस्वती मेहरबान होती है। प्रकृति चाहती है कि वे पढ़ लिख कर सभ्यता में अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए। ये शायद बच्चों हमारे लिए रेफरेंस के लिए आ सकता है। तो नहीं, ये तो नॉन टेल है। तो यानी कि मैंने बताया ना कि गांव के जो गरीबी है, उस गरीबी में खाने पीने के लिए जब नहीं मिल रहा है तो बच्चे को पढ़ने का कहाँ से आएगा, और जब पेट खाली है तो दिमाग भी नहीं चलता है, तो इन बच्चों का दिमाग भी कैसे चलेगा। और जब बच्चे फेल हो जाते थे, पास कैसे होंगे जब उनके पास कोई साधन नहीं है। और तो उनको स्कूल से भी निकाल दिया जाता था, और जब स्कूल से निकाल दिया जाता था तो बच्चे बड़े खुश होते थे कि चलो स्कूल का झंझट भी गया है। पर ऐसे में एक एक्सेप्शनल केस भी थी, और वो था एक लड़का रविंदर, जो कई कठिनाइयों के बावजूद वो क्या उसके ऊपर यानी कि सरस्वती मेहरबान थी। सरस्वती यानी कि सरस्वती देवी शिक्षा की, पढ़ाई की देवी मानी जाती है। तो उसमें से एक लड़के के बारे में यहाँ पर बताया कि वो अज्ञानता यानी कि जो अज्ञान है, जो अंधकार जो है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो क्या करना चाहता था कि पढ़ लिख कर इन कठिनाइयों को लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता था। ऐसे ही बच्चों में रविंद्र प्रमुख था। गरीब परिवार का रविंद्र खुद अपने बलबूते पर पढ़ता चला गया। जिस स्कूल का रिजल्ट कभी 10% से अधिक नहीं आया, रविंद्र 10 कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। तो ऐसे स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल में एक बात है, अगर हमको पढ़ना है, अगर हम इंटेलिजेंट, हम लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो मगर आजकल के ज़माने में पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छे ट्यूशन, अच्छे से अच्छे फीस पे करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है सभी के लिए एक जैसा ही होता है। और रविंद्र भी उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और उसने पढ़कर जिस स्कूल से 10 बच्चे जहाँ पास नहीं होते थे, वहाँ पर रविंद्र यानी कि 10% भी जिसको मार्क्स नहीं मिलते थे, रविंद्र ने क्या किया, उस जिले में फर्स्ट आकर उस गाँव का नाम रोशन कर दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने रविंद्र की प्रतिभा पर अवलोकन छोटी उम्र में ही कर लिया था। वो स्कूल की हर परीक्षा में प्रथम आता था, जिसमें प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया और अधिक लगन से पढ़ने लगा। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो क्लास में क्या है, फर्स्ट क्लास आते हैं, उनमें एक पढ़ने की लगन होती है, एक पढ़ने की चाह होती है, और रविंद्र के मन में भी यही चाह थी। तो और जहाँ समझे नर्सरी है, फर्स्ट क्लास है, ये बच्चे जहाँ क्लास में फर्स्ट आते हैं वो आगे पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ही आ जाते हैं। तो रविंद्र के जो मास्टर थे, जो सर थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का पढ़ाई में बहुत तेज़ है, बचपन से इसको पढ़ाई में रुचि है, पढ़ाई में वो फर्स्ट आ रहा है। तो उसने क्या किया, उसको प्रोत्साहित किया। और जब स्कूल में वो पूरे स्टेट में जब वो फर्स्ट आया तो उसको अध्यापक, जब कोई विद्यार्थी कुछ प्राप्त करता है बच्चों, तो पेरेंट्स से ज़्यादा उनके टीचर को उसकी ज़्यादा क्या कहते हैं, खुशी होती है, प्राउड फील होते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, वो प्राउडली कहते हैं। जब नहीं पढ़ता है तब भी वही बोलना पड़ता है, पर टीचर्स को उससे ज़्यादा खुशी होती है, एक गर्व महसूस होता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। और देखा कि ये रविंद्र जो बचपन से पढ़ाई में तेज़ है, तो और जब स्टेट में फर्स्ट आया तो उस अध्यापक को उसके प्रति एक प्रकार की क्या कहते हैं कि वो अध्यापक एक चाहता बन गया, अध्यापक उसको चाहने लगे थे और सभी अध्यापकों को पट बन गया था। प्रिंसिपल ने रविंद्र के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और दौड़ भागकर 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। और फिर अध्यापक ने देखा कि ये लड़का पढ़ाई में बहुत तेज़ है, उसने क्या किया, उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए
क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन दिया और उसके बाद उसको 2 वर्ष तक उसको स्कॉलरशिप मिल गई और वो आगे पढ़ने लगा। होनहार रविंद्र जोश, लगन और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता रहा और पढ़ाई के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उसने अपना ध्यान आईएएस की शिक्षा पास कर एक अधिकारी बनने पर केंद्रित किया। और पढ़ते पढ़ते बच्चा इतना पढ़ लिया कि उसने सोचा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मैं गांव में नहीं रहूंगा, अगर मैं गांव में रहूँगा तो मैं गांव का डेवलपमेंट के लिए मैं काम करूंगा। और उसका एक लक्ष्य उसने बना लिया कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। और उसने उसी प्रकार से एक एम रख लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और उसी कोशिश में वह आगे बढ़ता चला गया। मुख्य राजमार्ग पर बसे गांव का अधिकरण सरकार करने लगे और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। अब क्या लोग गांव के गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हाईवे था वहाँ पर सर्वे करके वहाँ पर एक इंडस्ट्री खोलने की कोशिश की। और गांव के जो मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, वह क्या करें, उस काम पर जाने लगे क्योंकि उनको एक जीने का वहाँ पर सहारा मिल गया। तो शायद रविंद्र के पिता ने भी सोचा होगा कि अगर रविंद्र वहाँ पर काम करेगा तो उससे क्या हमारे जीने का कुछ सहारा मिल जाएगा, हमें कुछ फाइनेंशियल मदद मिलेगी, हमारा कुछ पैसों का हिसाब होगा। और छोटे उद्योगों के साथ एक विदेशी कंपनी की कार बनाने के लिए ज़मीन एक विदेशी कंपनी ने कार बनाने के लिए ज़मीन खरीदी। और उसने पहले क्या किया, छोटे लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पहले बनानी शुरू की। और फिर एक विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी ने क्या किया कि कार बनाने के लिए उस बड़ी सी इंडस्ट्री खोलने के लिए उस ज़मीन खरीद ली। अब जब इंडस्ट्री बने तो इसलिए काम करने के लिए मजदूर तो चाहिए, तो गांव के लोग क्या करें, उस काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। कार बनाने के कारखाने का निर्माण शुरू हो गया। यह एक बड़ी परियोजना थी, एक बहुत बड़ा प्लान था। गांव के लोग गरीब परिवारों को मजदूरी मिल गई। 2 साल बाद कारखाना तैयार हो गया और गांव के सभी नौजवानों की भर्ती कारखानों में हो गई। अब क्या होगा, एक जो प्लानिंग था, जो उसने क्या था कि एक बड़ी इंडस्ट्री खोलेंगे, ये सारी इंडस्ट्री खुल गई और वहाँ पर कारखाना बन गया। और वहाँ पर जो यंगस्टर्स थे, जो नौजवान थे, वो क्या करें, काम पर जाना शुरू किया। अब शायद रविंद्र के पिता ने सोचा होगा कि यह भी वहाँ जाकर काम करे क्योंकि हमको कुछ मदद मिल सकती है। पर रविंद्र का लक्ष्य क्या था, वह आगे पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई और रिजल्ट आने में 2 महीने का समय था। कारखाने में भर्ती पूरे जोश में थी। गांव के दूसरे नौजवान कारखाने में भर्ती हो रहे थे, लेकिन रविंद्र ने अपना लक्ष्य आईएएस रख लिया था। वह नौकरी के लिए तैयार नहीं था। घर में खाली बैठे पुत्र को कोई बर्दाश्त नहीं करता है और उसे घर देख माँ ने पिता से कहा, अजी सुनते हो, गांव के सारे लड़के कारखाने में भर्ती हो रहे हैं। अपना रविंद्र घर पड़ा है, कुछ बात करो उससे। अपना रवि तो प्रथम आता है, फेल लड़के सारे भर्ती हो गए हैं। सुना है 5-5 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह मिल रही है, इसको तो अधिक तनख्वाह मिलेगी। माँ बाप की इच्छा होती है ना बच्चों की, अपना बच्चा तो इतना होशियार है, अगर ये काम करेगा तो इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। गांव में जो यानी कि बेकार जो लड़के थे, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, कई सालों तक फेल हो गए थे, पर उनको क्या हो गया, वहाँ पर काम मिल रहा है और उन लोगों को 5-5 हज़ार तनख्वाह थी। तो इस लड़के की माँ ने भी सोचा, इस रविंद्र की माँ ने भी सोचा कि अगर मेरा लड़का पास हो जाएगा तो इसको ये तो अच्छे से पास हुआ है, अगर यह उस कारखाने में काम करेगा तो इन लोगों को जो 4-5 हज़ार जो तनख्वाह मिल रही है, शायद इसको 10 हज़ार मिल सकती है, 8 हज़ार मिल सकती है, 9 हज़ार मिल सकती है और हमारा गुजर आराम से हो सकता है। और इसलिए अपने बेटे को डायरेक्ट न कहकर उसके पिता से बात कहलवाने का साहस किया। तुम ठीक कहती हो, कल सरपंच भी कह रहा था जल्दी भर्ती बंद हो जाएगी, ऐसे घर में बैठे इतना बढ़िया नौकरी के मौके कभी कभी मिलते हैं, कहकर पिता ने आवाज़ लगाई। रवि
और जो होनहार लड़का होता है सबकी निगाह उस पर रहती है। तो गांव के जो सारे लोग थे वो क्या करे, उसने देखा कि और सरपंच जो था उसने भी कहा कि अरे तुम्हारा सब लोग इतने भर्ती हो रहे हैं और थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, और तुम्हारा लड़का तो इतना होशियार है, तुम क्या करो उसको काम में लगा दो तो तुम्हारे लड़के को तो अच्छी तनख्वाह मिलेंगी। और ये बात उसके रविंद्र के पिता को भी भा गई और उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, अपने लड़के को बुलाकर समझा दूंगा, पूछूंगा और बताऊंगा। और उसने आवाज़ दी रविंद्र पढ़ने में मस्त था। शायद उसे एहसास था कि पिता कारखाने में नौकरी की बात करेंगे, इसलिए पिता की आवाज़ अनसुनी कर दी। रविंद्र को पढ़ता देख माँ बाप दोनों बाहर आ गए और उसने देखा कि पिताजी आवाज़ दे रहे हैं और उसको लगा कि पिताजी मुझे काम करने के लिए ही भेजेंगे, इसलिए उसने क्या किया, उसको निगलेक्ट किया, उसकी आवाज़ को उसने अनजान मारा और उसकी आवाज़ नहीं दी और वो अपने पढ़ने में लगा रहा। और उसको पढ़ता देखकर माँ बाप के आगे दोनों भी उसको छोड़कर वहाँ से बाहर आ गए। रवि परीक्षा समाप्त हो गई है, अब नौकरी कर ले, कारखाने में सब लड़के भर्ती हो गए हैं, ये सुनहरा अवसर है, इसको गंवाना नहीं है। माँ मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी है। और सास करके माँ बाप ने कहा कि रविंद्र बहुत सारे लोग इस कारखाने में नौकरी कर रहे हैं, तुम भी तो नौकरी करो बेटा, तुमने बहुत पढ़ लिया है और कुछ हमारे को सहारा मिलेगा। तो उसने कहा कि नहीं माँ मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो पढ़ना ही है। तो क्या करेगा, रमाशंकर की आवाज़ तेज़ और कड़क हो गई। अब उनको थोड़ा गुस्सा है कि हाथ में ऐसो चांस खो दे रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा तो तू नौकरी नहीं करेगा तो तू फिर क्या करेगा, इस डांट कर पूछा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बड़ा मुश्किल था, गरीबी थी और गरीबों का तो एक ही सहारा था। तो उसने कहा कि फिर तू क्या करेगा। तो उसने कहा कि मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ, इसके लिए अभी और पढ़ना है। देख रवि तब कोई नहीं है, हम पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। उसने कहा कि नहीं मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और उसने कहा कि मुझे IAS ऑफिसर बनने के लिए आगे पढ़ना है। तो पिता ने समझाया कि बेटा तुमको हम लोग इतना पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वी आर नॉट सो रिच, हम इतने अभी नहीं कि तुम्हारे पढ़ाई का खर्च उठा सके। पर यहाँ पर रविंद्र का एक ही लक्ष्य था कि IAS ऑफिसर बनना चाहता था, वो छोटे मोटे कारखाने में नौकरी नहीं करना चाहता था। सो टुडे स्टॉप द लेसन हियर चिल्ड्रन, टुमारो विल कंटिन्यू, not tomorrow, Wednesday.